then the animal registers it. Otherwise animal की उस CS के साथ कोई कंडीशनिंग नहीं होती है जो CS कोई भी नई इंफॉर्मेशन नहीं देता होता। और उसको ऑब्जर्व किया था कामिन ने ब्लॉकिंग इफेक्ट में, जो हमने इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा समझा था। याद है आपको? यस मैम। राइट, सो हम ब्लॉकिंग इफेक्ट को डिफाइन कर रहे थे that prior conditioning with light seems to block later conditioning with heat, and that is why this is called blocking effect. और blocking effect की जो फाइंडिंग्स थी उससे प्रेरणा लेकर रिस्कॉला वैगनर ने रिस्कॉला वैगनर मॉडल दिया, ठीक है। और थॉमस का जो फ्रीक्वेंसी का प्रिंसिपल था उसके अगेंस्ट था रिस्कॉला वैगनर मॉडल, क्योंकि केवल फ्रीक्वेंसी इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं रहेगा कंडीशनिंग में। रिस्कॉला वैगनर ने जब अपनी बात शुरू की तो उन्होंने कामिन के एक्सपेरिमेंट से ये सारी इंफॉर्मेशन, ये सारे पॉइंट्स के ऊपर अपना फोकस रखा कि CS इंफॉर्मेटिव होगा, सब्जेक्ट पैसिव नहीं है, सिलेक्टिव लर्नर है, सब्जेक्ट हमेशा उस CS के बारे में सीखेगा जो इंफॉर्मेटिव है और जो अनइंफॉर्मेटिव है उसको इग्नोर कर देगा। और अपने मॉडल के वो उन्होंने शुरू किया कि अगर एनिमल को दो चीज़ें पता चल जाए तो बहुत अच्छा होगा उसके लिए। पहला कि उसके साथ क्या होने वाला है, व्हाट इज द टाइप ऑफ इवेंट, और दूसरा कि वो कितना होने वाला है, व्हाट इज द साइज ऑफ द इवेंट। तो इन दो पॉइंट्स को अगर पता चल सके हमें तो हम क्लासिफिक कंडीशनिंग अच्छे से एस्टैब्लिश करवा सकते हैं, एनिमल का बिहेवियर एनिमल खुद रेगुलेट करेगा। और उन्होंने कहा कि क्लासिकल कंडीशनिंग बेसिकली एक ऐसी फॉर्म ऑफ लर्निंग है जहाँ पर एनिमल कुछ इंपॉर्टेंट सिग्नल्स और इम्पॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में सीखता है। सिग्नल्स को हम CS कहते हैं, इंपॉर्टेंट इवेंट्स को हम US कहते हैं। सो रिस्कॉला वैगनर शुरू हुए थे इन 3 पॉइंट्स के साथ कि हर ट्रायल के ऊपर CS एक्साइटेटरी बन सकता है, CS इनहिबिटरी बन सकता है, या CS में कोई बदलाव नहीं आएगा। देयर विल बी नो चेंज टू द CS। यही क्या था जी फिर हमने? यस मैम। और इसको और सिंपल वर्ड्स में समझने के लिए उन्होंने कहा जब हर ट्रायल के ऊपर एक्चुअल इवेंट एक्सपेक्टेड इवेंट से बड़ी होगी तब एक्साइटेटरी लर्निंग होगी, जब एक्चुअल इवेंट एक्सपेक्टेड से छोटी होगी तब इनहिबिटरी लर्निंग होगी, और जब दोनों बराबर होंगे कोई लर्निंग नहीं होगी, ठीक है। इसी पॉइंट पे आपको कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए होगी तो प्लीज स्टॉप मी एंड लेट मी नो। देन व्हाट टाइप ऑफ इवेंट इज कमिंग अप, ये एक्सप्लेन करने के लिए रिस्कॉला वैगनर ने प्रपोज करी SS थ्योरी, विच इज स्टिमुलस थ्योरी, CS थ्योरी या स्टिमुलस सब्स्टिट्यूशन थ्योरी, जिसके हिसाब से हमारे ब्रेन में जब CS आता है तो हमारे ब्रेन में एक CS सेंटर में न्यूरॉन्स की एक्टिविटी शुरू होती है, जब US आता है तो US सेंटर में एक्टिविटी शुरू होती है। क्योंकि ये दोनों जल्दी इकट्ठे एक्टिवेट होते हैं तो कुछ ट्रायल्स के बाद CS सेंटर US सेंटर का काम भी ले लेता है। ऐसा लगता है उनके बीच में छोटा सा रास्ता बन गया, चैनल बन गया। तो जैसे बेल बजती है यहाँ के न्यूरॉन CS सेंटर के भी एक्टिव होते हैं, तो इवन बिफोर द शॉक इज देयर और फूड इज देयर, पैराइटल लोब है जो वहाँ पर भी न्यूरॉन्स एक्टिव हो जाते हैं। तो एनिमल खाना आने से पहले सलाइवेट करता है, रैट शॉक आने से पहले ही डर दिखाने लग जाता है। सो इस तरह एनिमल जान पाता है कि उसके साथ क्या होने वाला है, व्हाट इज द टाइप ऑफ इवेंट दैट विल बी कमिंग अप। सो सिंपली ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस दैट वी गिव टू द एनिमल ड्यूरिंग एक्विजिशन, दैट डिटरमिन्स कि एनिमल के लिए कौन सा सिग्नल किस चीज का सिग्नल होगा, लाइट होगी कि शॉक आएगा, बेल होगी कि फूड आएगा, ठीक हो गया। दिस वाज योर SS थ्योरी। सेकेंड पॉइंट जो रिस्कॉला वैगनर ने कहा हमें जानना है, दैट इज कि हमें ये पता चल जाए कि जो साइज ऑफ द इवेंट क्या है, कितना होगा जो उसके साथ होने वाला है। खाना मिलना है तो कितना मिलना है, लाइट शॉक मिलना है तो कितना इंटेंस मिलेगा, राइट। सो इसके लिए उन्होंने एक नई टर्म इंट्रोड्यूस की जिसे आप एसोसिएटिव स्ट्रेंथ या स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन कहते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन की जब हम बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन बिटवीन द CS एंड द US, दो चीजों की एसोसिएशन है। तो उन्होंने ये कहा कि अगर एक आवाज के बाद एक टोन बजाई आपने और उसके बाद एनिमल को बहुत सारा खाना मिल जाता है तो एसोसिएशन जो है टोन की और फूड की वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। और अगर एक टोन के बाद बहुत थोड़ा सा खाना मिलता है तो एसोसिएटिव स्ट्रेंथ बहुत कम होगी या वीकर एसोसिएशन फॉर्म होगी। अगर लाइट के बाद बहुत सीवियर शॉक मिलता है तो स्ट्रॉन्ग एसोसिएटिव स्ट्रेंथ होगी, एसोसिएटिव स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। और अगर लाइट के बाद बहुत माइल्ड शॉक मिलता है ना के बराबर तो एसोसिएटिव स्ट्रेंथ वीकर होगी। तो पहली चीज़ उन्होंने कहा कि स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है, ऑन द साइज ऑफ द US। तो यहाँ पे वर्ड इवेंट यूज किया
स्कॉडा वैगनर ने कही कि हर एक पर्टिकुलर साइज ऑफ यूएस जो है उसमें क्षमता है कुछ एक लेवल तक मैक्सिमम लर्निंग करवाने की। तो साइज ऑफ द यूएस आल्सो डिटरमिन्स हाउ मच इज द अमाउंट ऑफ मैक्सिमम लर्निंग दैट द एनिमल कैन डू, और इस मैक्सिमम लेवल ऑफ लर्निंग को कहा गया है एसिम्प्टोट। So they said that whenever learning is complete, that is whenever learning is at its maximum level, it has reached the asymptote, the strength of association between CS and US is directly dependent on size of US. अगर 1 मिली एम्पियर शॉक है तो समझिए वो 100 यूनिट्स की लर्निंग करा सकता है, 5 मिली एम्पियर शॉक है तो वो 500 करा सकता है, 8 मिली एम्पियर है तो वो 800 करा सकता है। तो हर साइज ऑफ यूएस डिटरमिन करेगा तो कितनी मैक्सिमम लर्निंग करवा सकता है। तो इसी पॉइंट को इन्होंने फर्दर एक स्टैंडर्ड स्टेटमेंट की तरह लिखा है that the amount of associative strength that a US center can support at asymptote is determined by or is dependent on the size of the US. Is that okay? Yes, Okay. Now they are introducing a few terms. अब एक रैट को लेकर आए हैं, लाइट और वन। हाँ जी, I just said कि एक चैनल बन जाता है, हिंदी में मैंने कहा था एक पगडंडी जैसी बन जाती है, और चैनल का ऐसा नाम तो नहीं है। आप चाहो तो 92.5 सॉरी बड़ा लेम था। चैनल को कोई नाम तो नहीं बोला था मैंने, कल बोला था सीएस और यूएस के बीच में चाहे कोई जल्दी नहीं, सीएस और यूएस के बीच में एक शॉर्टकट एक चैनल जैसा बन जाता है, ये कहा क्या पेड़ भी होगी, मैं ही चेक करने होगी तब। ओके अच्छा ठीक है, मैं आपके कुछ पेशी होगी तो चलो। अब एक रैट को लेकर आए और उसमें सीएस है लाइट और शॉक है यूएस, और शॉक का साइज, अब हम साइज ऑफ यूनिट कर रहे हैं तो शॉक का साइज हमने ले लिया है 1 मिली एम्पियर शॉक। ठीक हो गया? तो मतलब अब आप क्या कर रहे हो, रैट को एक लाइट प्रेजेंट कर रहे हो, 0.5 सेकेंड्स के बाद 1 मिली एम्पियर शॉक दे रहे हो। पहले ट्रायल पे लाइट, शॉक और फिर फियर आएगा। फियर का इंडिकेटर है कि एनिमल का हार्ट रेट बढ़ जाता है। आपने एक इलेक्ट्रोड लगाया हुआ है एनिमल के दिल के ऊपर, उसके दिल की धड़कन को वॉच करने के लिए। दूसरा ट्रायल आएगा, फिर आएगा लाइट, शॉक, फियर, लाइट, शॉक, फियर, और कुछ ट्रायल्स के बाद क्या होगा, लाइट आएगी और फियर पहले आ जाएगा, शॉक अभी आना बाकी है। So that means light has become a signal that shock is about to come. इसलिए एनिमल लाइट के बाद और शॉक से पहले फियर का रिस्पॉन्स दिखाता है। ये डिजाइन स्कॉडा वैगनर ने यूज किया, और अब वो अपनी उन्हीं टर्म्स को, जिसको यहाँ पिछली टर्म पे कह रहे थे एसिम्प्टोट पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लर्निंग, जो एक साइज ऑफ यूएस सपोर्ट करता है, उसके लिए अब हम ये स्टैंडर्ड टर्म्स इंट्रोड्यूस करने लगे। उन्होंने पहली टर्म यूज की थी A1, कैपिटल A stands for asymptote, 1 in its foot stands for 1 milliampere shock, size of the US। तो इन्होंने कहा A1 क्या है, the associative strength, amount of associative strength that 1 milliampere shock can support at asymptote। जो 1 milliampere shock maximum learning करवा सकता है, उसको आप A1 से इंडिकेट करते हैं। और क्योंकि एसोसिएटिव स्ट्रेंथ पे दो प्लेयर्स हैं, एक आपका यूएस है जिसको हम A1 में ले आए, दूसरा आपका सीएस है। तो सीएस इस केस में आपकी लाइट है, तो लाइट के द्वारा सपोर्टेड जो एसोसिएटिव स्ट्रेंथ है उसको हम कह रहे हैं कैपिटल VN। VN स्टैंड्स फॉर द एसोसिएटिव स्ट्रेंथ ऑफ द लाइट, राइट। सो आपका जो एसोसिएटिव स्ट्रेंथ है लाइट की और शॉक की, उन दोनों को आप उसमें एक प्रिंसिपल, एक रूल चलेगा कि जैसे जैसे आपकी कंडीशनिंग चलती जाएगी, ये VN का जो लेवल है ये बढ़ता जाएगा और ये A1 तक पहुंचेगा, राइट। सो VN will keep on increasing through conditioning and it will approach A1। A1 is the maximum learning जो 1 milliampere shock करा सकता है, तो वहाँ A1 तक बढ़ते बढ़ते पहुंचेगा और फिर वहाँ जाके रुक जाए। ठीक हो गया ना। अगर आप साधारण भाषा में कहें तो ये जो A1 है वो US से रिलेटेड है। 1 milliampere shock आपका अल्टरनेशन स्टिमुलस है, रिमेंबर दैट। हाँ, तो हम जिस चीज को शुरू में स्कॉडा वैगनर कह रहे थे एक्चुअल इवेंट, वो बेसिकली क्या है आपका अनकंडीशनड स्टिमुलस, इन दिस केस 1 milliampere shock। तो हम A1 को मान सकते हैं सिनोनिमस विद द एक्चुअल इवेंट और द ऑब्जर्व्ड इवेंट और द अनकंडीशनड स्टिमुलस, द 1 milliampere shock। एंड VN को मान सकते हैं एनिमल की एक्सपेक्टेशन, क्योंकि जब CS आता है तब एनिमल की
ट्रायल पे जब बेल बजी थी या टोन आई थी या लाइट आई थी, एनिमल को कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, जीरो थी। दूसरे पे थोड़ी एक्सपेक्टेशन बढ़ी, तीसरे पे और स्ट्रॉन्ग हुई, चौथे पे और स्ट्रॉन्ग हुई। वो तब तक बढ़ती जाएगी जब तक वो A1 के बराबर नहीं पहुंच जाएगी। सो VL को आप साधारण शब्दों में एक्सपेक्टेड कह सकते हैं, एक्सपेक्टेशन कह सकते हैं, A1 को आप एक्चुअल इवेंट कह सकते हैं। और जैसे कंडीशनिंग होगी आपका VL बढ़ता जाएगा और A1 तक पहुंचने की कोशिश करेगा, which means एनिमल की एक्सपेक्टेशन बढ़कर एक्चुअल इवेंट या एक्चुअल जो गतिविधि हो रही है उसके बराबर आने की कोशिश करेगी। ठीक हो गया? ओके, नाउ VL और A1 दोनों इंटरवीनिंग वेरिएबल्स हैं, इनकी कोई डायरेक्ट वैल्यू नहीं है, इसलिए हम आगे जाके इनके लिए कुछ वैल्यूज एज्यूम करने वाले हैं। सो जब भी आप देखेंगे अपनी कंडीशनिंग के एक्सपेरिमेंट्स को, कभी कभी आप ये भी देखोगे, जैसा हमने कामिंग के एक्सपेरिमेंट में 2 CS यूज किए थे जिसको हमने कंपाउंड CS कहा था। कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट जहाँ पर आपके 2 कंडीशन स्टिमुलाई यूज होंगे, वहाँ अकेले VL की बजाय A1 तो A1 ही रहेगा क्योंकि US हमारा एक ही है, 1 मिली एम्पियर शॉक, लेकिन VL की बजाय आपके 2 स्टिमुलाई आ गए हैं, एक एसोसिएटेड स्ट्रेंथ सपोर्टेड बाय लाइट और एक एसोसिएटेड स्ट्रेंथ सपोर्टेड बाय टोन। तो VL प्लस VT मिलकर आपका बना देते हैं V सम। और जितने भी आपके कंडीशन स्टिमुलाई किसी ट्रायल पे प्रेजेंट हैं, उन सब की एसोसिएटेड स्ट्रेंथ को ऐड करके आपके पास V सम आएगा। ठीक हो गया? तो दैट मींस अभी हमारे पास एक टर्म आ गई है A1, एक आ गई है VL या V सम। एक है तो आप VL लिख सकते हो, अदरवाइज हम V सम लिखेंगे, राइट? इसको भी छोड़ते हैं, इसके ऊपर हम आएंगे। सो देयरफॉर इन द एंड 1 को भी इन्होंने स्टैंडर्ड कर दिया और इन्होंने कह दिया लेट्स यूज द टर्म AJ। कैपिटल A stands for asymptot, J stands for the US, the unconditioned stimulus or the size of the US. So now we are saying AJ is the amount of associated strength that is supported by a US called J at asymptot. 1 मिली एम्पियर शॉक की बजाय मैंने यहाँ पर USJ यूज किया है कि आप उसको 2 मिली एम्पियर है तो आप A2 लिख सकते हो, अगर फूड है तो आप AF लिख सकते हो, जो आप चाहते हो वो लिखिए। लेकिन पॉइंट इज हम एक स्टैंडर्ड टर्म अब बना रहे हैं, बता रहे हैं AJ। कैपिटल A stands for asymptot and J is your US, your unconditioned stimulus. And V sum is your sum of associated strength supported by all the conditioned stimuli that are present. And V sum is similar to expectation and AJ indicates the actual event. तो जब conditioning trials होंगे तो किस तरह की learning होगी वो depend करेगा on the difference between AJ and V sum, the difference between actual and expected. अब इस point के ऊपर हम थोड़ा सा time निकालेंगे। पहली इक्वेशन जिसको हमने पीछे कहा था actual is more than expected, उसको अब आप AJ और V sum की टर्म्स में इस तरह लिख सकते हैं। When AJ, that is actual, is more than expectation, that is V sum, there will be excitatory learning. When AJ is less than V sum, actual is less than expectation, there is inhibitory learning. When actual is equal to expected, when AJ is equal to V sum, there is no change in learning, no more learning. ठीक है? उसी बात को अब हमें AJ और V sum लिखते हैं। ठीक है, चलूं आगे, सब ठीक चल रहा है सबका? ओके। और इसी पॉइंट्स को और हम अगर बिल्ड कर लें कि जब आपका एक्चुअल मोर देन एक्सपेक्टेड या AJ मोर देन V सम है, हम कहते हैं एक्साइटेटरी लर्निंग होगी। एक्साइटेटरी लर्निंग का क्या मतलब है कि जो भी आपका कंडीशन स्टिमुलस प्रेजेंट है उसकी एसोसिएटेड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। अभी जब मैं थोड़ी देर में पहली एप्लीकेशन करूंगी तो आपको समझ आएगा कि क्या बढ़ रहा है, कैसे एसोसिएटेड स्ट्रेंथ बढ़ रही है। पर एक्साइटेटरी लर्निंग जब जब होती है तो हम कहते हैं कि जो भी CS है उसकी एसोसिएटेड स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि एनिमल को जब वो CS शुरू में दिया जाता था, पहली बार जब बेल बजी थी या लाइट आई थी, जीरो एक्सपेक्टेशन थी, तो एनिमल को लग रहा था कुछ नहीं होगा, सो ही वाज अंडर प्रेडिक्टिंग। लेकिन एक्चुअली उसको एक 1 मिली एम्पियर का शॉक मिल गया। देयरफॉर इट इज बिलीव्ड कि धीरे धीरे करके जब जब एक्साइटेटरी लर्निंग होगी तो आपकी जो CS की एसोसिएटेड स्ट्रेंथ है, जिसको अभी हम VL या V सम कह रहे हैं, वो बढ़ती जाएगी। कब तक बढ़ेगी? जब तक वो AJ के बराबर भी आ जाए। ठीक? अगर AJ लेस देन V सम है तो हर एक CS की एसोसिएटेड स्ट्रेंथ कम होगी, घटेगी। तब तक घटेगी जब तक वो 0 पे ना आ जाएगी। तो दैट मीन्स अब एनिमल एक्सपेक्ट ज्यादा कर रहा है और इवेंट कम हो रहा है, जैसा एक्सटिंक्शन में होगा। तो एनिमल सोच रहा है बेल बजने पे या लाइट आने पे कि शॉक मिलेगा, और शॉक नहीं मिल रहा उसको।
दैट मीन्स ही इज ओवर प्रेडिक्टिंग और एक्चुअल इवेंट उसको नहीं मिल रही है। और जब दोनों बराबर है तो जो एनिमल सोच रहा है वही उसके साथ हो रहा है, तो उसके कारण देयर इज नो चेंज इन एसोसिएटेड स्ट्रेंथ। सो कमिंग बैक टू दैट फर्स्ट स्लाइड, डिस्कॉर्डा वैगनर ने कहा था कि हर ट्रायल पे सीएस एक्साइटेटरी बन सकता है, इनहिबिटरी बन सकता है, नो चेंज हो सकता है। एंड व्हेन विल दैट हैपन? व्हेन देयर इज एक्चुअल इवेंट मोर देन एक्सपेक्टेड एक्साइटेशन, एक्चुअल लेस देन एक्सपेक्टेड इनहिबिशन, एक्चुअल इक्वल टू एक्सपेक्टेड नो चेंज। राइट, सो ये जो रूल्स हैं ये हमें रोज अब एक और नए पॉइंट्स के ऊपर लेके जा रहे हैं कि हर ट्रायल के ऊपर कितनी लर्निंग होगी वो दो चीजों पर डिपेंड करने वाला है। पहली चीज है द डिस्क्रिपेंसी बिटवीन एजे एंड बी सम, राइट। यहाँ पर आप अगर पढ़ेंगे जो येलो में लिखा हुआ, they are saying that the increase amount of increase or decrease in the associative strength will always be directly proportionate to the discrepancy between B sum and AJ। मतलब अगर डिस्क्रिपेंसी ज्यादा होगी तो अमाउंट ऑफ लर्निंग भी ज्यादा होगी, अगर डिस्क्रिपेंसी कम होगी तो अमाउंट ऑफ लर्निंग भी कम होगी, अगर दोनों जीरो होगी डिस्क्रिपेंसी तो अमाउंट ऑफ लर्निंग भी जीरो होगी। ठीक है, इस पॉइंट को भी अभी हम जल्दी देखने वाले हैं जब एक्विजिशन की एप्लीकेशन करेंगे कि जितने अभी मैं आज अभी अब से जो पॉइंट्स तीन बोल रही हूँ ये तीनों पॉइंट्स को हम वहाँ पर दोबारा रिविजिट करेंगे ताकि आपको ये और अच्छे से समझ आए। सो दिस थिंग इन येलो इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट कितनी इंक्रीज या डिक्रीज होती है आपकी लर्निंग में हर ट्रायल के ऊपर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है टू द डिस्क्रिपेंसी बिटवीन एजे एंड बी सम। जब ये डिस्क्रिपेंसी ज्यादा है तो चेंज इन एसोसिएटेड स्ट्रेंथ ज्यादा है, जब ये डिस्क्रिपेंसी कम है तो चेंज इन एसोसिएटेड स्ट्रेंथ कम है, जब दोनों जीरो है तो चेंज इन एसोसिएटेड स्ट्रेंथ भी जीरो। ठीक हो गया? चलूं आगे। Now, change in associated strength also depends on another factor, that is salience of the CS। हमने कल बात की थी इसकी कि यूएस की बात तो हो गई, साइज ऑफ यूएस की बात हो गई, डिस्क्रिपेंसी की बात हो गई, लेकिन आपका कंडीशन स्टिमुलस कितना डोमिनेंट है, कितना सेलिएंट है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। डिस्कॉर्डा वैगनर ने जब सेलिएंस को डिफाइन किया तो उन्होंने तीन चीजें कही। पहला, सेलिएंस रेफर्स टू द प्रोमिनेंस और इंटेंसिटी और स्ट्रेंथ ऑफ द कंडीशन स्टिमुलस। आपकी लाइट कितनी ब्राइट है, आपकी टोन कितनी ऊंची है या कितनी धीमी है या लाइट कितनी वीक है। तो फर्स्ट थिंग, सेलिएंस रेफर्स टू द प्रोमिनेंस और इंटेंसिटी ऑफ द कंडीशन स्टिमुलस। Number two, we said salience for an experiment will be the fixed property of CS। क्या throughout experiment animal को same intensity देने वाले हैं condition stimulus के। That means अगर मैंने light एक particular frequency की use की है तो throughout मैं उसकी prominence same रखूंगी, ये नहीं करूंगी किसी trial पे light को बहुत bright या किसी पे बहुत weak कर दूंगी। ठीक। और थर्ड चीज उन्होंने salience के बारे में की कि hypothetically हम salience मानते हैं its value can lie between 0 and 1। So it can be 0 means no presence of CS, कोई light नहीं है, 0.1, 0.2 weaker है, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 7, 0.8, 0.9 and 1। 1 is the maximum intensity। ये points ठीक है। तीन चीजें हमने अभी पहला point किया है that the discrepancy between AJ and B sum is the factor that determines amount of learning। Second factor that determines the amount of learning is salience of the CS and its value can lie between 0 and 1। Alright, so now these rules are stating, ये वही slide repeat है कि किसी भी CS के लिए पहली चीज जो determine करती है आपकी कितनी amount of learning होगी, that is the discrepancy between AJ and B sum, and second is the salience। Therefore, now we are coming to this idea that amount of learning on one trial, और learning को जल्दी ही हम कहने वाले हैं change in associative strength। अभी आपको समझ आएगा कि मैं ये associative strength, change in associative strength क्यों कह रही हूँ। So डिस्कॉर्डा वैगनर मॉडल के बाद आप learning को बहुत safely कह सकते हैं learning refers to change in associative strength of the CS, right? So amount of learning on each trial or amount of change in associative strength on each trial is directly dependent on two factors. Number one, discrepancy between AJ and B sum, and number two, salience of the CS। वही बात कही जो अभी तक कह रही हूँ। अब हम शुरू कर रहे हैं applications of the डिस्कॉर्डा-वैगनर मॉडल। एप्लीकेशंस का क्या मतलब है कि अब हमें देखना है कि एनिमल जो है
Would you want me to now do the application on blackboard या यहाँ पर इस बोर्ड से उस पे लिखूँ? कैसे चाहते हो? जैसे blackboard मुझे भी पता। तो हम अभी जब एप्लीकेशन शुरू करने लगे हैं, हम 2-3 चीज़ों की बात कर रहे हैं। पहली चीज़ है हमारे को AJ चाहिए, AJ की वैल्यू चाहिए, V sum की वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमने अभी कहा लर्निंग इज डिपेंडेंट ऑन डिस्क्रिपेंसी बिटवीन AJ एंड V sum एंड ऑल्सो ऑन सेलियंस। और हमें पता है सेलियंस की वैल्यू हम 0 से 1 के बीच में कुछ भी ले सकते हैं। तो अब दोबारा एक्सपेरिमेंट शुरू किया और आपको याद होगा पहला स्टेप क्लासिकल कंडीशनिंग का क्या होता था? एक्विजिशन। तो हम पहली एप्लीकेशन एक्विजिशन में देखेंगे कि डिस्कॉर्डा वैगनर मॉडल के हिसाब से एक्विजिशन में क्या होता है। अब हमें पता है कि हम ना तो AJ ना V sum VL A1 हम किसी को मेजर नहीं कर सकते। ये हाइपोथेटिकल वैल्यूज अब हम लेने वाले हैं, आर्बिट्ररी वैल्यूज लेने वाले हैं, ताकि हम इस पूरे प्रोसेस को और अच्छे से समझ सकें। तो जब एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ तो एक लाइट ली गई CS है जो, और एक शॉक लिया गया जो अनकंडीशनड स्टिमुलस है। साइज ऑफ द शॉक इज 1 मिली एम्पियर शॉक। ठीक है, जब ये 1 मिली एम्पियर है तो क्या मैं AJ को A1 लिख सकती हूँ? तो मैं अज्यूम करती हूँ कि मैंने जब 1 मिली एम्पियर शॉक को अनकंडीशनड स्टिमुलस लिया तो अमाउंट ऑफ मैक्सिमम लर्निंग दैट दिस 1 मिली एम्पियर शॉक कैन सपोर्ट एट एसिम्पटोट दैट वैल्यू इज 100। आप चाहो तो इसको 1000 ले लो, आप चाहो तो इसको 200 ले लो, 500, इट्स एन आर्बिट्ररी वैल्यू। 100 इसलिए लिया कि कैलकुलेशन आसान हो। ठीक है, आपको अगर 13 नंबर से प्यार है तो आप 13 भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, पर हम अपनी सिर्फ आसानी कैलकुलेशन के लिए और कुछ स्टेप्स चल जाएं हमारे कंडीशनिंग के, इसलिए हम A1 की वैल्यू ले रहे हैं 100। That means what? That 1 milliampere shock can support 100 units of associative strength। मतलब वो 100 पॉइंट तक लर्निंग करवा सकता है। ठीक है, ये वाला पॉइंट सबको? Yes, sir. तो अब आपका एक्विजिशन का पहला ट्रायल, अभी मैं आ रही हूँ ब्लैकबोर्ड के ऊपर, एक्विजिशन का आपका पहला ट्रायल शुरू हो रहा है। आपका कंडीशनड स्टिमुलस है क्या? Light. अनकंडीशनड स्टिमुलस क्या है? Shock. 1 मिलिएम्पियर शॉक। V sum की बजाय हम VL यूज कर सकते हैं क्योंकि एक ही Yes. सीक्वेंस है। तो पहले ट्रायल के ऊपर एनिमल की कोई एक्सपेक्टेशन है क्या? No. नहीं, 0 है। तो मतलब VL की वैल्यू 0 है पहले ट्रायल पे, मान लें इस बात को? Yes, ma'am. A1 की वैल्यू अभी हमने देखा, हम मान रहे हैं 100 है, मैक्सिमम 100 है। अब सेलियंस जो दूसरा फैक्टर है दैट लाइज बिटवीन 0 एंड 1, सो लेट्स अज्यूम द वैल्यू इज 0.2। आप चाहो तो 0.5 कर सकते हो, 6 कर सकते हो, 0.9 कर सकते हो, इट हैज टू फॉल बिटवीन 0 एंड 1। ठीक है, इतना सबको ठीक है? नाउ वी मूव टू द ब्लैकबोर्ड टू लुक एट रेस्ट ऑफ इट। First acquisition. लिखेंगे आपको अगर स्कॉलर वैगनर आता है, यू आर एक्सपेक्टेड टू राइट एटलीस्ट 2 एप्लीकेशंस, राइट? हम क्लास में अबाउट 4 एप्लीकेशंस करेंगे, टोटली डिपेंड करता है। आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप चारों लिखो क्योंकि एग्जाम में आपका क्वेश्चन 15 नंबर का ही है, टाइम उतना है, शीट्स उतनी है। कई बार बच्चे चारों लिख देते हैं बट एट द कॉस्ट ऑफ अनदर क्वेश्चन जो पूरा इनकम्प्लीट छूट जाता है। तो अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है डिस्कॉर्डा वैगनर अलॉन्ग विद एप्लीकेशंस, तो आप 2 एप्लीकेशन लिख दीजिए। और पहली 2 बड़ी आसान है, बड़ी एक मतलब एक का दूसरा उल्टा है, तो आपको बड़ी आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो पहला एक्विजिशन ट्रायल, अब हमारी पहली एप्लीकेशन है एक्विजिशन की। एक्विजिशन कैसे होती है? आपका जो फर्स्ट एक्विजिशन ट्रायल है इसके ऊपर वापस मैं जा रही हूँ। आपका अनकंडीशनड स्टिमुलस है शॉक, जिसका साइज है 1 मिली एम्पियर। आपका कंडीशनड स्टिमुलस है लाइट, जिसका सेलियंस ऑफ लाइट है 0.2 और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लर्निंग जो ये वाला शॉक 1 मिली एम्पियर का करा सकता है वो हमने अज्यूम कर लिया, दैट इज 100 यूनिट्स। और फर्स्ट ट्रायल के ऊपर आपकी कोई एक्सपेक्टेशन है एनिमल की? No, एक्सपेक्टेशन। zero. So that means VL की वैल्यू है 0,
सेलियंस की वैल्यू है 0.2 और A1 की वैल्यू है 100 यूनिट्स। और हम अभी अभी पीछे ये राग रटते आए हैं कि अमाउंट ऑफ लर्निंग और चेंज, लर्निंग को आप क्या और बोलते हो? चेंज इन Associative strength. strength जी। हाँ जी। है नहीं बेटा, अभी बैठे हो, शायद बाहर हो गए रात में। Types of learning or change in associative strength on each trial, ये sentence continue हो रहा है, on each trial depends on two factors. First factor was the discrepancy between A1 and VL, जिसको हम AJ and V sum कह रहे थे। तो discrepancy को क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, A1 minus VL, या आप इसको डिस्क्रिपेंसी कह सकते हो। डिस्क्रिपेंसी मतलब डिफरेंस बिटवीन द टू। सो पहला फैक्टर जिसके ऊपर अमाउंट ऑफ लर्निंग डिपेंड करती है दैट इज A1 माइनस VL, एंड सेकंड फैक्टर जिस पे डिपेंड करती है दैट इज सेलियंस ऑफ लाइट, सेलियंस ऑफ CS। ठीक है, इतना सबको यही बात की थी ना अभी तक? दिख रहा है वहां पीछे सबको? और बड़ा लिखूंगी तो पता नहीं। अब ये वाला जो पॉइंट मैंने लिखा है इसकी बेसिस पर अब हम ये इक्वेशन बनाने लगे हैं। यही चीज आपकी रहती है। अब पहला ट्रायल आया, मैं कह रही हूँ अमाउंट ऑफ चेंज इन एसोसिएटिव स्ट्रेंथ ऑफ लाइट इज इक्वल टू, फॉर्मूला आपका क्या बना, सेलियंस ऑफ लाइट मल्टीप्लाइड बाय द discrepancy between A1 and VL. AS, A1. This is associative strength. आराधना शर्मा भी हो सकते हैं ना? Associative strength. Strength of light. कौन सी बेटा? VL is the associative strength of light. VL is associative strength of light. आप सॉरी क्या पूछ रहे तो हो? ऊपर वाला है associative strength of Salience of light, बिल्कुल बेटा। SL is salience of light. अगर टोन होती तो मैं इसको ST लिख देती। So salience is salience of CS. CS is your light, therefore I've written it. आप कुछ और पूछ रहे थे एकदम? I am asking you the amount of change in associative strength Of light or of CS, yes. हम सिर्फ CS की बात क्यों कर रहे हैं? अभी बताती हूँ। अभी देखो हम क्या कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं 1 मिली एम्पियर शॉक जो है वो मैक्सिमम इतनी लर्निंग करा सकता है। शॉक तो आ ही रहा है पर अब बढ़ क्या रहा है, चेंज क्या हो रहा है कि पहले मेरी एक्सपेक्टेशन 0 है और वो 0 से बढ़ती जा रही है, कहाँ तक बढ़ेगी, ऊपर तक जाएगी। तो जो एक्सपेक्टेशन है वो किस चीज़ से एसोसिएटेड है, CS से। तो VL से एसोसिएटेड है, दैट इज वाई हम उसको हाँ जी चलिए आगे। ठीक है एकदम। हाँ, तो अब आपकी यही वैल्यूज आ रही है। सेलियंस ऑफ लाइट इज 0.2 मल्टीप्लाइड बाय A1 कितना है 100, VL पहले ट्रायल पे कितना है 0। So 0.2 into 100 is 20 units. कैलकुलेट 20 कैसे आया वो समझ आ गया। इसका मतलब क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। मतलब कि आपका पहला ट्रायल आया, एनिमल की 0 एक्सपेक्टेशन थी, लाइट के साथ 0 एसोसिएटेड स्ट्रेंथ थी, पर क्योंकि हर बारी शॉक दिया जा रहा था तो A1 100 था पहले ट्रायल पे। तो जब ये आया और हमारे को पता है कि सेलियंस और डिस्क्रिपेंसी 2 फैक्टर्स हैं, हमने सेलियंस एज्यूम कर लिया 0.2, तो अब एक्विजिशन के जितने ट्रायल्स हैं उस पे मैं सेलियंस ऑफ लाइट 0.2 ही रखने वाली हूँ, बिकॉज रिस्कॉर्डा-वैगनर के हिसाब से सेलियंस इज अ फिक्स्ड प्रॉपर्टी ऑफ द CS। अगर मैं इससे पहले ट्रायल पे 0.3 ले लेती तो वही रखती, 0.9 ले लेती तो वही रखती। ठीक हो गया जी। तो आपके पहले ट्रायल पर लाइट की एसोसिएटिव स्ट्रेंथ जब शुरुआत में 0 थी, जब खत्म हुआ ये ट्रायल तो ये 20 यूनिट्स हो गई। मतलब एनिमल की जो एक्सपेक्टेशन है वो 0 से उठकर 20 तक आ गई।
अब ये हर ट्रायल पे बढ़ती जाएगी, तब तक बढ़ेगी जब तक ये 100 पे नहीं आ जाएगी, जो कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लर्निंग दैट इज सपोर्टेड बाय 1 मिली एम्पियर शॉक। ठीक है, यस अभी हमने सिर्फ पहला ट्रायल किया, अभी दूसरा करेंगे, पर पहले में क्या घट रहा है वो समझ आ रहा है सबको? यस एवरीवन? अब मैं आ रही हूँ ऑन, ये आपने लिख लिया तो नाउ आई एम स्टार्टिंग विद सेकंड ट्रायल। नाउ दिस इज बिगिनिंग अब ये वाली नई वाली है ऑफ सेकंड निकाल ट्रायल। क्या लिखा था मैम ने? और हाँ जी आशीष, कुछ नहीं आया बेटा समझ? अब आपका बिगिनिंग ऑफ सेकंड ट्रायल है। हाँ, आपका A1 अभी भी 100 रहेगा क्योंकि मैं 1 मिली एम्पियर शॉक ही दे रही हूँ। सेलियंस मुझे फिक्स्ड ही रखनी है, ये भी 0.2 रहेगी। पर अब VL कितना बन गया? 20 जब पहला ट्रायल खत्म हुआ और दूसरा शुरू हुआ तो VL 0 से बढ़कर 20 हो गया था, तो अब मैं इसको 20, आप इसके एंड में ही लिख सकते हो, जहाँ आपने पहला ट्रायल किया था 20 यूनिट्स किया ना, यहाँ पे आप लिख सकते हो therefore at only for your clarity in the beginning, at the end of first trial VL becomes 20। अब आपको समझ आया हम इसको चेंज इन एसोसिएटिव स्ट्रेंथ क्या क्यों कह रहे थे? किसकी एसोसिएटिव स्ट्रेंथ में बदलाव आ रहा है? लाइट की। वो लाइट जो पहले एक न्यूट्रल स्टिमुलस था, अब वो कंडीशन स्टिमुलस बन गया, अब वो एक सिग्नल बन गया कि शॉक नहीं होगा। ठीक, ओके। अब सेकंड ट्रायल शुरू हुआ, इस पे A1 सेम रहा, सेलियंस सेम रही, VL बढ़ के 20 आ गया। अब हम देखते हैं अमाउंट ऑफ चेंज इन एसोसिएटिव स्ट्रेंथ ऑफ लाइट। फॉर्मूला सेम रहेगा, सेलियंस सेम रहेगी, A1 सेम रहेगा, केवल आपका VL चेंज हो जाएगा। क्या होगा? 100 minus 20 80 and 80 into 0.2 16 units. Therefore, at the end of second trial, VL becomes VL 16 बन जाएगा। 20 से शुरू हुआ था, 20 plus 16, 20 36 plus this 16 36, उसकी एक्सपेक्टेशन और स्ट्रॉन्ग हो गई। Spend a minute to understand। आप 16 पे, हाँ जी दोबारा बताती हूँ। आपका पहला ट्रायल जब था तब VL 0 था, 0 से 20 बन गया। जब दूसरा शुरू हुआ तो VL 20 पे था। हमने इसी फॉर्मूला में सेलियंस 0.2 रहा, A1 100 रहा, सिर्फ VL की वैल्यू बदल गई, 16 हो गई। अब यहाँ तक आपकी 16 हो गई दूसरे ट्रायल पे, तो आपको जब एंड ऑफ सेकंड ट्रायल पे जानना है कि VL की क्या वैल्यू है, जहाँ से शुरू हुआ था वो वैल्यू ले रहे हो और जितना उसमें इंक्रीज आ गया वो वैल्यू ले रहे हो। दिस 20 प्लस दिस 16 मतलब दूसरे ट्रायल पे VL की वैल्यू टोटल बढ़कर 36 बन गई। पहले पे 0 शुरू हुई थी तो 0 प्लस 20 20 रहा, दूसरे पे 20 पहुंच गई थी तो 20 प्लस 16 26 रहा। ठीक है, पक्का? एनीवन जिसको कंफ्यूजन हो जी, आप 16 तक ठीक है। देखिए जी, आपका जब पहला ट्रायल हुआ ना, सी दिस, लेट्स से दिस इज द मैक्सिमम 100। पहला ट्रायल हुआ, VL 0 पे शुरू हुआ और ये फॉर्मूला मल्टीप्लाई करके आपने VL की वैल्यू 20 तक आ गई। अब जब दूसरा ट्रायल शुरू हुआ, अभी भी डिस्क्रिपेंसी है, यहाँ पर 100 है और इसका यहाँ भी 20 तक हुआ है, और लर्निंग होएगी। तो जब आपने 20 की वैल्यू इस सेल में डाली और 16 यूनिट आ गया, मतलब इस 20 के आगे और 16 यूनिट बढ़ गए, तो ये अब 100 के पास पहुंचना है। याद रखिए VL will ओवर कंडीशनिंग VL इंक्रीजेज एंड रीचेस A1। तो वो VL पहले ट्रायल में 20 बढ़ा, दूसरे में 16 बढ़ा, तो क्यूमुलेटिव VL की वैल्यू अब हो गई 36। आपको और भी अगले ट्रायल करूंगी, उसके बाद एंड में ये सारों को उस प्रिंसिपल के हिसाब से आई ट्राई एंड डिपिक्ट अ लिटिल ग्राफ फॉर यू आल्सो। थर्ड ट्रायल में चल सकते हैं एवरीवन? Yes, ma'am. ऑलराइट, सो नाउ मेरे लिए आसान है, आप लोग दोबारा लिखो। बिगिनिंग ऑफ थर्ड ट्रायल, पंकज थर्ड ट्रायल, शॉक को मैं फिर 1 मिली एम्पियर रखूंगी, ये 100 है, सेलियंस 0.2 है,
दूसरे ट्रायल के बाद VL आपका बढ़ के 36 हो गया था, तो मैं अब यहाँ पर उसकी वैल्यू रख रही हूँ 36। ठीक है यश, ये वाला 36, VL ये बन गया था ना 36। अब जब तीसरा ट्रायल शुरू हुआ, दूसरे के एंड में जो VL की वैल्यू है वो तीसरे के शुरू में हुई, ठीक है ना, तो यहाँ पे ये 36 आ गया। जहाँ पे हमने दूसरा ट्रायल शुरू किया, जब बंदा थर्ड ट्रायल में आएगा लैब, तो ऐसा तो नहीं करेगा कि पिछले 2 ट्रायल की मेमोरी को कहीं पे क्या आ जाएगा, उसको लेके आगे चलेगा। तो जो 20 0 से 20 में आया, 20 से 16 और बड़े 36 बन गया टोटल। अब ये 36 VL पे हम शुरू हुए अपने थर्ड ट्रायल पे। बाकी फॉर्मूला सेम रहा, सेलियंस मल्टीप्लाइड बाय डिस्क्रिपेंसी, 0.2 into 100 माइनस 36 बजाय अब हम करेंगे 36 100 माइनस 36 कितना हो गया, 64 12.8 units. So at the end of third trial your VL becomes how much now? 48.8. अब ये 36 जो ये है, इसमें ये वाला 12.8 ऐड करने वाले हैं देव्यांशी, ठीक है। अब ये वाला ये 36, इसमें हम ये वाला 12.8 ऐड करेंगे, तो एट द एंड ऑफ थर्ड ट्रायल योर VL बिकम्स, जहाँ पे हम शुरू हुए थे 36 प्लस और कितना बढ़ गया 12.8, 36 प्लस 12.8 इज 48.8। ठीक है, अब आप देख रहे हो बढ़ता जा रहा है, 0 से बढ़कर आधे रास्ते तो पहुंच गया 3 ही ट्रायल्स में। चले आगे। अब आपका शुरू हुआ ट्रायल नंबर 4, A1 100 SL 0.2 VL 48.8। जिस वैल्यू पे थर्ड ट्रायल खत्म हुआ था उतने पे शुरू हुआ। बाकी फॉर्मूला सेम है, यहाँ लाकर हम टिक करेंगे 100 माइनस 48.8, 0.2 इंटू 51.2, आवाज आनी बंद हो गई है। अभी ये एक्विजिशन करके ब्रेक दूंगी अगली एप्लीकेशन कराने से पहले, अभी ये फ्लो में एक बार ही खत्म कर देते हैं। सो दिस इज 10.24। एंड ऑफ फोर्थ ट्रायल क्या बन गई VL की वैल्यू, कौन बताएगा, एक बच्चा। 59.04। ठीक है, चल रहा है, ठीक है सही। हम क्या करें, अब ये 48.8 ये रहा, इसमें ऐड होगा ये 10.24 जो इंक्रीज हुआ, और आप कह रहे हो कितना बन जाएगा 59.04। 59.04 यूनिट्स। 4 ट्रायल समझ आ गए सबको? हाँ। अब हमने कहाँ किया था, VL की वैल्यू शुरू की थी 0 पे, बढ़ते 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 अब ऑलमोस्ट 59 पे पहुंच गया है। अब जब आप ये एप्लीकेशन करेंगे, आप पहले 4 ट्रायल्स दिखाइए और आप आगे कहेंगे लाइक दिस, VL will keep on increasing on subsequent trials till it reaches A1, that is 100. राइट, आपको इसके आगे कैलकुलेशन दिखाने की जरूरत नहीं है, अपनी करारी के लिए करनी है तो जरूर कर लो, अभी भी कर लो कि हो क्या रहा है। लेकिन पॉइंट ये है कि जब आप सम कर रहे हो तो आपको 4 ट्रायल्स दिखा दीजिए कि 4 ट्रायल्स में कैसे VL बढ़ रहा है, कैसे वो धीरे धीरे 100 की तरफ अग्रसर हो रहा है, और मे बी बाय द टाइम वी आर ऑन 20th ट्रायल VL will become equal to A1 and they both will be 100। और हमारा विस्कोला वैगनर का प्रिंसिपल कहता है जब VL और A1 बराबर हो जाएंगे, नो चेंज इन लर्निंग, मैक्सिमम लर्निंग इज अचीव ओवर, आपकी एक्विजिशन पूरी होगी। ये जो लर्निंग, ये जो इंक्रीज इन एसोसिएटेड स्ट्रेंथ हर ट्रायल पे हो रही है, इसको हम कहते हैं एक्साइटेटरी लर्निंग। हमने पहला पॉइंट क्या किया था, व्हेनेवर 3 थिंग्स
can happen. CS can become excitatory. CS excitatory कब बनता है? Whenever actual is more than expected. अब इस हर में देखिए आपका actual is more than expected. A1 was always more than BN. That is why इसमें हर बारी associative strength L की बढ़ती रही. इस L की या CS की associative strength के बढ़ने को हम कहते हैं excitatory learning या excitation person. ठीक है, everyone? Okay. But now, after you write this all, I think now I want to take you back to a few principles जो हमने discuss किए. मैं भी यहाँ पर एक छोटा सा टेबल बनाती हूँ आपके लिए. आप लोगों के पास calculations है, the values that I ask you, please let me know. Now let's say अभी हमने 4 trials की बात की है. Trial 1, trial 2, trial 3 and trial 4. पहले ट्रायल के बिगिनिंग में BL कितना था? 0. और पहले ट्रायल के एंड पे आपका BL कितना था? 20. सॉरी, इससे पहले हम करते हैं आपकी डिस्क्रिपेंसी कितनी थी, मतलब कि A1 माइनस BL पहले ट्रायल पे. हाँ, पहले ट्रायल आपके पहले ट्रायल पे A1 100 था, BL 0 था, तो डिस्क्रिपेंसी कितनी थी A1 BL की? 100 थी पूरी. और जब ये ट्रायल खत्म हुआ, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ट्रायल योर BL बिकेम 20. यही हुआ था? कुछ मैंने अलग तो नहीं लिखा? ऑलराइट. अब दूसरे ट्रायल पे आते हैं. दूसरे ट्रायल की बिगिनिंग में आपका BL कितना था? 20. डिस्क्रिपेंसी कितनी थी A1 माइनस BL? 80. और BL में अकेले कितनी ना अकेले BL की कितनी इंक्रीज हुई थी? अभी मैं 16. अब इसके आपको अगर कंफ्यूजन हो रही है तो इसके आगे आप एक कॉलम और भी बना देते हैं. इसको हम बनाते हैं एंड में. BL 20 बन गया और जो आप कह रहे हो 36 वो लिख देते हैं. ये मैं लिख रही हूँ अमाउंट ऑफ चेंज. बहुत जगह चेंज को ट्रायंगल से इंडिकेट किया जाता है. अमाउंट ऑफ चेंज इन एसोसिएटिव स्ट्रेंथ ऑफ लाइट. जो हमने एंड में कैलकुलेट की थी ना, ये वाली वैल्यू, ये मैं वो कर रही हूँ. ठीक है, मैंने 4 कॉलम बनाए हैं. BL की हर ट्रायल के शुरू में क्या वैल्यू थी, डिस्क्रिपेंसी क्या थी A1 BL की, एंड में मतलब कितना इंक्रीज हुआ BL की वैल्यू, और फाइनल वैल्यू उसकी क्यूमुलेटिव कितनी थी. तो पहले वाले में BL 0 था, 100 डिस्क्रिपेंसी थी, 20 यूनिट्स बढ़ी और BL एंड में 20 बन गया. दूसरा ट्रायल शुरू हुआ तो यही BL 20 यहाँ पर आया, डिस्क्रिपेंसी 80 रह गई और आपका BL 16 यूनिट्स बढ़ा और जो क्यूमुलेटिव है वो 20 + 16 हो गए 36 हो गया. यही किया था बच्चों. चलो आगे. थर्ड ट्रायल पे अब BL क्या लिखूंगी शुरू में? 36. डिस्क्रिपेंसी क्या थी? 64. कितने पॉइंट्स बढ़ा था? 12.8. और बढ़ के टोटल कितना बन गया था? 48.8. चौथे पे आपका BL शुरू हुआ था 48.8 पे. आपकी डिस्क्रिपेंसी कितनी थी? 51.2. और कितना बढ़ा था आपका BL? 10.24. और कितना बन गया था एंड में? 9.0. ये किया था जी, है ना. अभी मैंने क्यू टेबल की फॉर्म में लिखा है, उसको थोड़ा सा समझिए. हमने एक पॉइंट किया था जो आपके स्लाइड्स में येलो में लिखा हुआ था, दैट द अमाउंट ऑफ इंक्रीज, इस केस में इंक्रीज हो रहा है तो मैं इंक्रीज कह रही हूँ, आप चेंज भी कह सकते हो. द अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन द एसोसिएटेड स्ट्रेंथ ऑफ लाइट इज और CS is directly proportionate to the discrepancy between A1 and B sum, actual and expected. कहा था ये चीज? Yes ma'am. है ना, उसी के कारण मैंने ये वाला फॉर्मूला में A1 BL ले लिया था. पर अब आप ये समझिए जो कंफ्यूजन आप लोगों को कहीं कहीं पे हुई कि 16 से 36 क्यों बन गया, ये क्यों कंफ्यूजन हुई. आप देखें, जब डिस्क्रिपेंसी 100 थी, everyone please focus here on the blackboard. When the discrepancy was 100, the amount of change in associated strength was 20.
When the discrepancy was 80, the amount of change was 16. Discrepancy और कम हुई, 64 हुई तो amount of change और कम हो गया 10.8. Discrepancy और कम हुई 51.2, amount of learning और कम हो गया 10.24. पहले पे मैक्सिमम हुई लर्निंग 20 यूनिट, फिर 16, फिर 12, फिर 10. क्यों? क्योंकि जैसे जैसे डिस्क्रिपेंसी घटती जा रही है वैसे वैसे अमाउंट ऑफ लर्निंग ऑन दैट ट्रायल भी घटती जा रही है. पर हम ये एंड में इसको ऐड इसलिए कर रहे थे क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि पिछला एक्सपीरियंस और इस ट्रायल का एक्सपीरियंस जोड़ के टोटल एक्सपीरियंस कितना हो गया. पर उस ट्रायल पे सीखे जाने वाली यूनिट्स घटती जा रही है क्योंकि डिस्क्रिपेंसी घटती जा रही है. हमने ये 2 पॉइंट्स करे थे that amount of learning on each trial depends on 2 factors, the discrepancy between A1 and BL and also on the salience. salience का तो किस्सा ही मुक गया क्योंकि हमने शुरू में इसको एक स्टेबल मान लिया. A1 का भी किस्सा खत्म है क्योंकि उसकी हमने मैक्सिमम लर्निंग की वैल्यू मान ली. जो चीज़ बदल रही है वो है VL, और वो VL किस हिसाब से बदलेगा कि एक ट्रायल पे जो VL की वैल्यू होती है वो अगले ट्रायल की डिस्क्रिपेंसी को कम कर देगी. जैसे आपने A to Z सीखना है, जिस दिन आपने A B C D E 5 अल्फाबेट सीख लिए तो अब आपके पास 21 अल्फाबेट बचे. जैसे जैसे आप और सीखते जाओगे तो आपकी डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द फाइनल गोल एंड वेयर यू आर वो घटती जाती है ना, तो आपका स्कोप ऑफ लर्निंग भी घटता जाता है कि और कितने लर्न करने हैं. वो 26 की बजाय 25 रह गए, 24 रह गए, 23 रह गए. सिमिलरली यहाँ पर भी आपकी पहले ट्रायल में बिगिनिंग में जो VL की वैल्यू है वो डिसाइड करती है कि डिस्क्रिपेंसी क्या होगी. और जैसे जैसे हर ट्रायल पे A1 और VL की डिस्क्रिपेंसी घटती है वैसे वैसे आपके अमाउंट ऑफ एसोसिएटिव स्ट्रेंथ घटती है और फाइनल ऐड होके फोर्स बढ़ रही है. Is that okay? Yes. So the point that we are trying to drive back home here is that the amount of discrepancy is directly proportionate to the amount of change in associative strength of Cs. ठीक है? Yes. ये वाली जो कहानी है इसी को हम एक अब चार्ट में देखने लगे, उसके बाद ब्रेक मिलेगी, फिर हम एक्सटेंशन की एप्लीकेशन करेंगे. एक्सटेंशन इसीलिए आज करना जरूरी है क्योंकि आपको अगर एक्विजिशन समझ आया है, इसमें हमने एक्साइटेटरी लर्निंग देखी है, उसमें हम इनहिबिटरी लर्निंग देखेंगे और साथ साथ करेंगे तो आपको कम समय लगेगा. कल करूंगी तो मुझे आज वाली कहानी वापस रिपीट करनी पड़ेगी, इसलिए एप्लीकेशंस लिखोगे ट्रायल कम से कम 3 जरूर लिखो. 3 इसलिए लिखो क्योंकि आपको ये वाला पॉइंट एक बार जरूर लिखना है. इन दिस केस वी कैन क्लियरली सी दैट एज डिस्क्रिपेंसी बिटवीन A1 and BL is decreasing, the amount of change in associative strength on that trial keeps on decreasing. ये एक पॉइंट का एक तरह प्रूफ हम दे रहे हैं, राइट? अब एक बार क्विकली इन्हीं 4 ट्रायल्स को अगर आप ग्राफिकली देखेंगे आपको मेरा ख्याल है कि और अच्छे से समझ आ जाएगा. ट्रायल 1, ट्रायल 2, ट्रायल 3, ट्रायल 4 एंड लेट्स से ये मैंने इस स्ट्रेट लाइन से दिखा दिया. यहाँ पर मैंने ट्रायल्स प्लॉट किए हैं और यहाँ पर मैंने एसोसिएटिव स्ट्रेंथ को प्लॉट किया. आप इधर देख के समझ लो, उसके बाद आराम से ड्रॉ कर देना. चाहे आप लंबी ब्रेक चाहोगे लंबी दे दूंगी क्योंकि ये वाली कहानी अब हम यहाँ पर बताने लगे. ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, पहले आपका VL यहाँ पर हम केवल VL प्लॉट कर रहे हैं. इन्हीं कैलकुलेशंस के बाद ही आप प्लॉट कर सकते हो. सो पर्पल कलर से मैं जो स्टार्टिंग पे VL की वैल्यू है उसको प्लॉट कर रही हूँ. पहले ट्रायल के स्टार्टिंग पे VL की वैल्यू क्या है? 0. सो ये हो गया 0. अब जब ये 0 है तो डिस्क्रिपेंसी जो कि मैं इस कर्व से ब्रैकेट में दिखा रही हूँ, लेट्स से विद दिस ऑरेंज, डिस्क्रिपेंसी कितनी है जी? 100 की डिस्क्रिपेंसी और स्टार्टिंग पॉइंट VL की जो 0 है उसमें एंड में कितना इंक्रीज हुआ? 20 यूनिट्स. इन 20 यूनिट्स को आप इस एरो से दिखाते हैं. तो मैंने क्या दिखाया? स्टार्टिंग पॉइंट, डिस्क्रिपेंसी एंड अमाउंट ऑफ चेंज इन एसोसिएटिव और इंक्रीज इन एसोसिएटिव स्ट्रेंथ दैट अकर्ड ऑन ट्रायल 1. देन ट्रायल 2 पे आपकी VL की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हुई? 20 से. सो अब मेरा ये पर्पल वाला खाना आ गया 20. आपकी डिस्क्रिपेंसी कितनी रह गई?
और अमाउंट ऑफ चेंज इसमें कितना हुआ 16, so something like maybe 36, something like this. तो ये ब्लू वाला एरो बता रहा है कितनी अमाउंट ऑफ लर्निंग हो रही है हर ट्रायल पे। फिर थर्ड ट्रायल पे आपका शुरू हुआ 36 पे, आपकी डिस्क्रिपेंसी और घटी 64, अमाउंट ऑफ लर्निंग भी और घटी, कितनी हुई थी 12.8, मतलब 36 के आगे हमारा एंड हुआ था 48.8, तो समवेयर लाइक दिस। फिर चौथे ट्रायल पे आपकी, ये मुझे बीमारी है जब मैं चौक से लिखती हूँ ना बहुत दुखता है चौक, आपकी डिस्क्रिपेंसी और कम हुई और 10.24 और बढ़ गया, दैट मीन्स 59 के नजदीक आपके हो। तो आप देख रहे हो जितनी ज़्यादा डिस्क्रिपेंसी उतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ लर्निंग और फाइनल वैल्यू उसके एंड में आपकी इन दोनों को मिला कर मिलेगी। कि आपको जो मैंने नोट्स भेजूंगी उसमें ये ऐसे चार्ट्स बने हुए हैं विद सेम काइंड ऑफ डिस्क्रिप्शन। तो अगर आप अपनी ये पूरा आंसर में एक एप्लीकेशन लिखते हो, अगर टाइम बचे तो साइड पे बहुत बड़ा सारा पेज लेके पेज भरने के लिए पूरे पेज पे मत बनाइएगा, छोटा सा अगर आप ये डिस्क्रिप्शन भी दे देते हो प्लीज ओनली, और एक एप्लीकेशन की ये वाला टेबल और ये डिस्क्रिप्शन भी दे दीजिए ताकि एग्जामिनर को अच्छे से पता चल जाए कि आपको ये सारे प्रिंसिपल समझ आ गए। अमाउंट ऑफ लर्निंग दैट अकर्स ऑन ईच ट्रायल और चेंज ऑफ एसोसिएटिव स्ट्रेंथ or change in associative strength of CS that occurs on each trial depends on two factors, that is the discrepancy between A1 and V sum and also on the salience. Salience is fixed property. A1 we will assume to be 100, that is the maximum amount of learning that 1 milliampere of supported is stored, मुझे सपने भी सीखे आते हैं आजकल। और फिर आपकी डिस्क्रिपेंसी जैसे जैसे घटती जाएगी वैसे वैसे आपका अमाउंट ऑफ लर्निंग which is indicated by this blue arrow that also keeps on decreasing on each trial. And this kind of learning जहाँ पर आपकी VL की वैल्यू 0 से बढ़ती जा रही है और आप देखोगे यहाँ पे हमें ये ब्रेक बना देते हैं, आप ग्राफ में अगर ऐसे ब्रेक बना देते हो मतलब अब ये चलती जाएगी कब, जब तक आपका VL इस 100 पे नहीं पहुँच जाएगा। जब VL 100 के बराबर हो जाएगा तो हमारा थर्ड प्रिंसिपल ऑफ स्कॉडला-वैगनर आ जाएगा, when VL is equal to A1, actual is equal to expected, no further change in associative strength। ठीक है? यस मैम। जो अभी हमने विटनेस किया दैट इज एक्साइटेटरी लर्निंग। ब्रेक के बाद जो 15 मिनट करेंगे दैट विल बी इनहिबिटरी लर्निंग। 12, 9